friends, we are on to the last sum of our not for profit entities, and you need to mark this sum as very important sum, because previously what we did was we were given with receipt and payment account, and from that we made income expenditure account and balance sheet. Now in this sum, what we are given with, we are given with income expenditure account. We are given with income expenditure account as on 30 June 2015. ये पूरा हमें income expenditure account दिया है, and then along with this we are given with other information. The following adjustments: 1/7/2014, 36/2015, the information is given, and then with this information we need to make receipt and payment account and balance sheet. मतलब हम अभी तक जैसे एक नॉर्मल सम करते थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें जो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना था, अब हमें वो सारी चीज रिवर्स मैनर में करनी है. मतलब हमको इनकम एक्सपेंडिचर में हमने जिस कंसेप्ट को हमारे दिमाग में सेट कर लिया था, फिट कर लिया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते वक्त वो सारा रिवर्स कर देने का, उन सबको उल्टी इफेक्ट दे देने की, रिवर्स इफेक्ट दे देने की. तो what am I trying to say? First, let's bifurcate the sum. Which account will write where? Keeping in mind all the adjustment, will tick it up, and then receipt payment बनाना पड़ेगा और balance sheet हमें बनानी पड़ेगी. तो start करते हैं expenditure side से. Can I say salary will go to the payment? हमारा receipt payment अगर बनाना है तो salary will go to payment, stationery will go to payment, postage will go to payment, sundry expense payment, repairs payment, sports payment, maintenance payment, affiliation fees, electricity, boardroom, periodical fees, audit fees, depreciation on building. Now हम बना रहे हैं यहाँ receipt and payment. We are making receipt and payment. So depreciation on building is a non-cash expense. इसके लिए हम कुछ कैश का पेमेंट नहीं देते हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसको हम नहीं लिखेंगे. विल पुट अ क्रॉस. द डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स विल पुट अ क्रॉस. देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल पुट अ क्रॉस. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दिस इज सरप्लस, तो वो हम सीधा लेके जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में. विल टेक इट इन द करंट ईयर्स बैलेंस शीट. सब्सक्रिप्शन विल टेक इट ऑन टू द receipt side. The donation will also come on to the receipt side, because जब हम receipt payments बना रहे हैं, that time we don't bifurcate between capital and revenue. पैसे आए receipt में जाएगा. Then profit on sale of furniture, उसकी भी effect हमको दिखानी पड़ेगी receipt में. Government grant will also come on the receipt. Interest on fixed deposit will also come on to the receipt side. Then above account is prepared considering the following adjustment. Now this is LY, last year's information, and 36/2015, this is current year's information. This is last year's information, this is current year's information. अब हमारा बिल्डिंग जरा देखो कितना है. बिल्डिंग 1 लाख रुपीज एंड यहाँ पर है 97,500. तो जरा डेप्रिसिएशन देखो 2,500 का है. सो 1 लाख में से 97,500 1 लाख में से 2,500 माइनस करेंगे तो 97,500. मतलब बिल्डिंग का कुछ लेन देन नहीं हुआ है, तो वो रिसिप्ट में नहीं जाएगा, वो हम सीधा लिख देंगे बैलेंस शीट में. स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी देखो 1 लाख का 1 लाख है, वील राइट इट इन बैलेंस शीट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारा देखो कितना है 6,000, एंड क्लोजिंग का देखो आ रहा है 9,000. तो कुछ हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय करे होंगे, कुछ हमने सेल करे होंगे, एंड यहाँ पर भी कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कुछ दिया है, इधर यहाँ नहीं दिया है, तो हम इसको देखेंगे. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को अभी हम देख रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में शायद वो हमको पेमेंट साइड लिखना पड़ेगा हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को. फर्नीचर 5,000 का था और यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने सेल कर दिया, देखो ना प्रॉफिट से, तो वो रिसिप्ट्स में जाएंगे.
देन फिक्स डिपॉजिट एज इट इज रहे हैं, दैट विल गो टू बैलेंस शीट. देन बैंक अकाउंट सेविंग डिपॉजिट्स, ये जो हमने करे हैं बैंक अकाउंट सेविंग डिपॉजिट्स हमने जो करे हैं वो हमको कैसे बैलेंस शीट में बताना है वो हम देख लेंगे. विल शो इट इन द बैलेंस शीट कि हाउ आई हैव मेड द डिपॉजिट्स के किस तरह से हमने करे हैं. प्लस ये जो पैसे हमने दिए बैलेंस शीट में वो असेट तो है, लेकिन इसके लिए हमने पेमेंट भी किया है, तो इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी बताएंगे. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, उसको टिक करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिसिप्ट में हम उसको अलग से बताएंगे. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी उसी में जाएगा. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को टिक करो, उसमें एडजस्टमेंट है. देन ऑडिट फीस को टिक करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट है. सैलरीज आउटस्टैंडिंग, उसमें एडजस्टमेंट है, उसको हम टिक कर देंगे. अफिलिएशन फीस हमने एडवांस में पे कर दिया है, उसको हम टिक कर दे रहे हैं. So this all items related to the adjustments when we do receipts and payment account. So accordingly हम इसकी effects हम दे देंगे. Then cash on hand, opening cash on hand is 1250 given. New furniture 9000 has been purchased on credit, most important. नया फर्नीचर क्रेडिट पे लिया है. एंड देन डिप्रिसिएशन 5% हमको उस नए फर्नीचर पर देना है जो नया फर्नीचर लिया है, बट दैट्स ऑन क्रेडिट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको अभी तक हमने दिखाया नहीं है, तो हम दिखा देंगे और उसकी हमने इफेक्ट्स भी बता देनी है. तो चलो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाना शुरू करते हैं. जिन जिन का पेमेंट्स में हमको लिखना है, जिन जिन के भी एडजस्टमेंट्स हैं, उनको हम इनर कॉलम में लिखते जाएंगे. वन बाय वन विल डील ऑन विद द एडजस्टमेंट्स एंड देन विल प्रोसीड विद द सम. चलो शुरू करिए. सैलरीज कैन आई से इट विल कम ऑन टू द पेमेंट साइड 15750. तो salaries will write on the payment side by salary 15750. Just a second, I'll just bold this information so that आप लोगों को सम करने में मज़ा आ जाए. बोल्ड कर दे रहे हैं, बैलेंस शीट को भी हम बोल्ड कर देंगे. एंड बेटा नॉट टू वरी कि हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी हमको बनानी पड़ेगी और उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा. टेंशन नहीं है. सैलरी को हमने लिख दिया इनर कॉलम में. अब सैलरी के रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सो 2-3 लाइन मैं छोड़ दे रहा हूँ. देन सैलरी के बाद वी हैव स्टेशनरी. सो स्टेशनरी ऑल्सो विल राइट दैट इन द इनर कॉलम 1250. स्टेशनरी विल राइट इट इन द इनर कॉलम. अगेन 2-3 लाइन हमको छोड़ देनी है, एडजस्टमेंट है. Then by postage, no adjustment, directly in the outer column 800 rupees. Postage directly in the outer column 800 rupees. Then by sundry expense, directly in the outer column sundry expense, directly we write it down in the outer column. कितना है sundry expense? 4700. 4700. but I need to refer my solution also which I have made it, so उसको भी एक बार रेफर कर ले रहा हूँ मैं अमाउंट भरने से पहले. देन रिपेयर्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिपेयर्स की अमाउंट है 3600. रिपेयर्स वी हैव 3600 रिपेयर्स. देन स्पोर्ट्स एक्सपेंस. नो, ये स्पोर्ट्स एक्सपेंस इक्विपमेंट्स का तो नहीं है, अलग से ही बता देंगे हम. स्पोर्ट्स एक्सपेंस 1800. स्पोर्ट्स एक्सपेंस 1800 विल बी माय स्पोर्ट्स एक्सपेंस. देन स्विमिंग पूल एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. बाय स्विमिंग पूल मेंटेनेंस
मेंटेनेंस एक्सपेंस अमाउंट कितना है स्विमिंग पूल को मेंटेनेंस का 2000 रुपीज. दैट ऑल्सो विल राइट इट इन द आउटर कॉलम. नो एडजस्टमेंट इन दैट. देन अफिलिएशन फीस 500 उसमें एडजस्टमेंट है. अफिलिएशन फीस उसमें अफिलिएशन फीस 500 उसमें एडजस्टमेंट है 500 रुपीज. देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इसमें 2 लाइन छोड़ देंगे हम. बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3250 by electricity expense 3250. Then billiard room expenses by billiard room expenses 1250. Billiard room expenses 1250, no adjustment. Then by periodicals जो हम मैगजीन्स एंड वो मंगाते हैं उनका खर्चा. पीरियोडिकल्स 1200 रुपीज पीरियोडिकल्स. देन ऑडिट फीस 250 उसमें एडजस्टमेंट है. ऑडिट फीस कितनी है बेटा? ऑडिट फीस 250. वी हैव एडजस्टमेंट टू दैट. ऑडिट फीस 250. Then depreciation on building is the non-cash depreciation. Sports equipment non-cash depreciation. Furniture non-cash. नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा. Excess of income over expenditure that is surplus 18,000. जब हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम उसमें लिखते हैं. अब ये बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें लिखने का किस में? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमको बैलेंस शीट भी बनानी है. सो हमको पहले कुछ कैपिटल फंड होना चाहिए. उसमें हम ये ऐड कर देंगे सरप्लस. उसमें हम ये ऐड करेंगे सरप्लस ऑफ 18,000. तो सर कैपिटल फंड तो दिया ही नहीं है सब में. तो बेटा इसीलिए तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड विल मेक द ओपनिंग बैलेंस शीट. ये सरप्लस अभी यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं. देन सब्सक्रिप्शंस गिवन टू अस 45,000. वी राइट दैट इन द इनर कॉलम रिसिप्ट में. To subscription we write that in the inner column 45,000 बराबर है. बहुत चार एक एडजस्टमेंट है तो प्रेम पूर्वक 6-7 लाइन छोड़ दे जो. देन डोनेशन वी हैव रिसीव्ड. So to donation उसकी अमाउंट कितनी है डोनेशन की? 7,500. नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. 7,500 डोनेशन. देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नीचे ज़रा देखो. यहाँ पर नीचे ज़रा देखेंगे हमें फर्नीचर देखो 5,000 का दिया था. फर्नीचर ज़रा देखो हमें 5,000 का दिया था फर्नीचर. वी वर गिवन विथ फर्नीचर 5,000. बेटा ये लिखा पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है इसमें? रुको वेट करते हैं. फर्नीचर हमको ये 5,000 दिया था. 5,000 फर्नीचर था हमारे पास. 5,000 का फर्नीचर था हमारे पास और उसको फिर हमने 1,000 के प्रॉफिट करके बेच दिया. वी सोल्ड दिस फर्नीचर ऑफ 5,000. बेटा सर्कल कर करके बता दिया है. 5,000 का फर्नीचर था, 1,000 के प्रॉफिट करके बेचा मैंने. तो मुझे कितने पैसे मिले होंगे? जरा बुद्धि चलाओ बेटा. मुझे कितना पैसा मिला होगा? 5,000 का फर्नीचर है, उसको प्रॉफिट करके 1,000 में हमने बेचा. तो कॉमन सेंस वी वुड हैव गॉट 6,000 rupees. Very good. The most important point. We would have got 6,000 rupees
तो यहाँ पर लिख देंगे टू सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमको ये देखना है कि पैसे कितने मिले। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमको लिख देना है पैसे कितने मिले। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000 रुपीज। तो विल टेक द अमाउंट इन द आउटर कॉलम, 6000 रुपये हमको मिले हैं, 6000 रुपीज हमको मिले हैं। सो दैट इज अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इस तरह से हम दिखा के टोटल हमको रिसिप्ट्स मिले हैं। देन वी हैव गवर्नमेंट ग्रांट, we have government grant, that is 4000 rupees, government grant 4000 rupees. Then interest on fixed deposits, interest on fixed deposits we have 400 rupees, interest on fixed deposits we have 400 rupees, right? oh, interest on fixed deposits it's not 400, sorry, फिर देखो यार टैली नहीं होती है, फिर मैं गोदे मारता रहता हूँ। तो वो 800 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स हमने लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाली एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं, चलो नीचे वाले एडजस्टमेंट्स पर चलते हैं। बिल्डिंग, बेटा लास्ट ईयर वो था 1 लाख रुपया, क्लोजिंग बैलेंस है 97,500। इसे हम कहाँ बताएंगे? देखो हमको कैपिटल फंड नहीं पता है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल फंड। सो पहले बिल्डिंग जो लास्ट ईयर का था, बिल्डिंग जो लास्ट ईयर का था 1 लाख रुपीज, सो वो हम यहाँ पर 1 लाख रुपीज आउटर कॉलम में बताएंगे। एंड जो करंट ईयर का है देखो 97,500, वो कैसे आया? लास्ट ईयर का 1 लाख रुपया था, उसमें से लेस हमने करा, ऊपर देखो सम में रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते बनाते हमने ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग देखा था 2500 का। सो यहाँ पर इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन करंट ईयर में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2500। सो आउटर कॉलम 97,500 हमको लिखना है। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा चेक करो। बिल्डिंग वाला जो था, बिल्डिंग वाली जो इंफॉर्मेशन थी 1 लाख एंड 97,500, तो 1 लाख हम पुरानी बैलेंस शीट में बता देंगे बिल्डिंग 1 लाख, और जो 97,500 है कहना से दैट विल बी शोन इस तरह से इन द करंट ईयर्स बैलेंस शीट। तो वो दोनों इफेक्ट हमने दिखा दी, और लास्ट ईयर की भी बैलेंस शीट बनते जा रही है ताकि अपने को कैपिटल फंड का बैलेंस मिल जाए। देन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, लास्ट ईयर भी 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख ही है। तो लास्ट ईयर में पहले हम लिख देंगे स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 लाख रुपीज, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 लाख रुपीज। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 6000 है ओपनिंग बैलेंस, एंड 9000 है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और ऊपर उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी अपने को दिया है 1000 का। बेटा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, हमको ये 1000 का डेप्रिसिएशन भी दिया है। देन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी 6000 का है, क्लोजिंग बैलेंस अपने पास 9000 का है। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग पहले दिखा देते हैं, चलो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस 6000 का है, एंड क्लोजिंग बैलेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के 9000 के हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के 9000 के हैं। अब हमको क्या पता चलना चाहिए ये इंफॉर्मेशन से कि मेरे पास ओपनिंग में 6000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, क्लोजिंग में 9000 के इक्विपमेंट हुए हैं, और 1000 का हमने डेप्रिसिएशन दिया है।
तो हमने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय किए होंगे ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि अगर 6,000 है तो 6 से 9,000 का क्लोजिंग अगर आ रहा है तो कुछ हमने बाय किए होंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ना, कुछ जो बाय किए हैं वो पता नहीं है, एंड कुछ बाय करके हम उसमें से डेप्रिसिएशन दे रहे हैं फिर 1,000 का, और उसके बेस पर मेरे को क्लोजिंग बैलेंस मिला 9,000 का। तो हमने कुछ परचेस किया होगा और हमने कुछ परचेस करने के बाद डेप्रिसिएट करने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस 9,000 का आया। तो मैं बेटा अगर मैं वर्किंग करके बताऊं आपको, इफ आई शो यू द वर्किंग फॉर sports equipments, if I show you the working of sports equipments, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है अपना, ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो वो है 6,000 रुपए का, ठीक है। उसमें कुछ सामान हमने परचेस किया होगा, उसमें हमने कुछ सामान हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेस किया होगा पैसे देके, कुछ सामान हमने परचेस किए होंगे फॉर ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो कितने हैं वो मुझे पता नहीं है, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। देन उसमें से हमने लेस करा होगा डेप्रिसिएशन, उससे हमने लेस करा होगा डेप्रिसिएशन 1,000 का, एंड देन उसके बेसिस पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिला, उसके बेसिस पर मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिला 9,000 रुपए का। तो हमने कितना परचेज किया होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कितने पैसे दिए होंगे, कॉमन सेंस बेटा। 9,000 में 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस कैसा आया, 6,000 में कुछ हमने प्लस किया फिर माइनस किया एंड देन आई गॉट द क्लोजिंग बैलेंस। तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं, अब हम रिवर्स अगर हमको जाना है तो 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो प्लस करो, रिवर्स वर्किंग में प्लस, तो 9 + 1 10, अने ओपनिंग बैलेंस जो एडिशन में है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज जो साइन है व्हेन वी गो इन द रिवर्स टेबल तो वो चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, तो 9,000 + 1 10,000 - 6। तो माय क्वेश्चन मार्क का जवाब है, मेरा जो क्वेश्चन मार्क था उसका जवाब है 4,000 रुपीज़ हमने परचेस किए होंगे, तो टोटल हो जाएगा 10,000, उसमें से 1,000 का डिप्रिसिएशन दिया होगा एंड देन उसके बेसिस पर क्लोजिंग बैलेंस आया 9,000 का। तो ये जो आपने परचेस करे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये जो आपने परचेस करे वो आपको बताना पड़ेगा पेमेंट साइड, बिकॉज यू परचेस्ड, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हम लिख देंगे परचेज ऑफ, by purchase of sports equipments, and the amount is 4,000, purchase of sports equipments and my amount is 4,000। तो इस तरह से रिवर्स वर्किंग करके हमने आंसर निकाला जो बहुत इंपॉर्टेंट था, 9 + 1 10 एंड देन उसमें से फिर 6,000 माइनस किया तो 4,000 का डिफरेंस आया। तो मेरा कहने का ये आप इंटरप्रिटेशन समझिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं, तो जिसकी हम जो इफेक्ट देते थे, अब यहाँ पर रिसिप्ट्स अगर हमको देखने हैं, पेमेंट्स अगर देखने हैं, तो सारी चीज़ें रिवर्स करके अपने को करनी पड़ेंगी, वी हैव टू डू ऑल द वर्किंग इन अ रिवर्स मैनर। तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वहाँ पर हो गया है और यहाँ पर भी ओपनिंग क्लोजिंग हमने बता दिया। देन फर्नीचर 5,000 का तो हमने वो बेच दिया था, उससे हमको पैसे मिल गए हैं। तो नीचे कुछ एडिशनल किया है वो बाद में देखेंगे। अब फिक्स डिपॉजिट्स करी हैं, देखो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करी थी, पहले भी कितनी थी 8,000, अभी भी कितनी है 8,000, तो ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया, तो यहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट्स ले लेंगे पेमेंट साइड, असेट साइड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स 8,000 एंड करंट ईयर के भी बैलेंस शीट में वो आ जाएगा फिक्स्ड
deposits unchanged. 8,000 rupees. That's my fixed deposits. Previous year भी 8,000 था, current year में भी 8,000 है, कोई भी change नहीं आया है. Then bank account saving deposits. देखो लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, करंट ईयर में हमने किया है. लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, देखो बैलेंस 0 है. करंट ईयर में हमने 25,000 का खर्चा किया, 25,000 के हमने डिपॉजिट्स करे. तो लास्ट ईयर कुछ नहीं था, करंट ईयर में है. सो करंट ईयर में है तो करंट ईयर से पैसा गया. सो बाय सेविंग बैंक डिपॉजिट्स करंट ईयर में पैसा गया तो ये हमारे पेमेंट में देखाड़વું પડશે 25,000 एंड दैट्स माय असेट ऑफ करंट ईयर. लास्ट ईयर में नहीं था तो लास्ट ईयर में नहीं बताएंगे. सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स 25,000. बेटा दिस वाज इंपॉर्टेंट. सेविंग बैंक लास्ट ईयर नहीं था. देखो अपना फिक्स्ड डिपॉजिट्स लास्ट ईयर 8,000 तो कुछ रिसिप्ट या तो पेमेंट अनचेंज्ड. जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 लाख तो अनचेंज्ड था, तो उस तरह से वो अनचेंज है. लेकिन बैंक सेविंग डिपॉजिट देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस गिवन. मतलब लास्ट ईयर वो नहीं था, हमने ये करंट ईयर में डिपॉजिट्स करके सेविंग अकाउंट्स करे हैं तो पैसे गए, तो पेमेंट में गया और वो मेरा असेट है तो वहां पर वो हमने असेट में भी बता दिया. अब आते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टार परिवार वाला एडजस्टमेंट है ये बेटा. स्टार परिवार वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. लास्ट ईयर का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 का है और करंट ईयर का कितना है 2,000 आउटस्टैंडिंग है. लास्ट ईयर का 5,000 है, करंट ईयर का 2,000 आउटस्टैंडिंग है. अब बेटा हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो जिन जिन के लास्ट ईयर के पैसे बाकी हैं, जैसे ही मेरा करंट ईयर शुरू होगा हम उनका कान पकड़ के बोलेंगे बेला लास्ट ईयर ना पैसा भर तो ज तारो मेंबरशिप तो तारो सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू थसे. तो लास्ट ईयर के जो 5,000 बाकी है कहना से वो ये ईयर में रिसिप्ट हो जाएंगे. एंड देन 2,000 रुपीज ये ईयर में हमको हमारे मेंबर से नहीं मिले, पैसा रोकड़ा नहीं मिला. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जब हम बना रहे हैं तब बेटा व्हाट वी हैव टू सी, what we have to see how much amount of cash has been received. cash. तो लास्ट ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन बाकी था, लास्ट ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन बाकी था वो करंट ईयर में मिलेगा, अभी वो पैसा मिलेगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो प्लस हो जाएगा. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में ए प्लस थई जશે ऑफ लास्ट ईयर. The amount is 5,000 rupees. અને જે કરંટ ઈયર નું છે એ માઇનસ થઈ જશે બીકોઝ આટલા પૈસા હજી આપણને ના મળ્યા. This amount is still બાકી, હજી પૈસા લેવાના છે તો એ કરંટ ઈયર વાળું આપણે અહીંયા માઇનસ કરવું પડશે 2,000 rupees. Most important. अगर तुम बेटा थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे, मेमोरी पर जोर डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त ये उल्टा था. आउटस्टैंडिंग करंट वाले का ऐड करते थे, लास्ट ईयर वाले का माइनस करते थे. बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर बनाते वक्त हम ये सोचते थे कि करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर का खर्चा. रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते वक्त हम ये सोचेंगे कि पैसा कितने आए, करंट ईयर में रोकड़ानो इनफ्लो શું છે, રોકડાનો આઉટફ્લો શું છે એ જોવાનું. इसीलिए लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो करंट ईयर में मिलेगा એટલે મારા પૈસા કેશ આવશે એટલે લાસ્ટ ઈયર વાળું પ્લસ કર્યું અને કરંટ ઈયર વાળું પ્રેમપૂર્વક માઈનસ કરી કાઢ્યું છે. બરાબર तो दैट इज इम्पोर्टेंट. अब यही चीजें हमको हमारी बैलेंस शीट्स में कैसे बतानी है. जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा 5,000 और जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा. That's 2,000.
लास्ट ईयर का लास्ट ईयर में, करंट ईयर का करंट ईयर में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 और 1000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 और 1000, मतलब ये सब्सक्रिप्शन का पैसा 3000 का लास्ट ईयर ही एडवांस में उनको मिल गया था. लास्ट ईयर જ રોકડા મળી ગયું હતું, તો આ વર્ષે એટલા પૈસા નહીં મળે. I'm not gonna get this 3000 advance money in cash in the current year because I already received that cash in the last year. Pre-received means advance માં પૈસા પહેલાથી મળી ગયા છે, તો આ વર્ષે એ રોકડા નહીં મળે, તો મારે માઇનસ કરવું પડશે pre-received subscription, pre-received subscription of last year, pre-received subscription of last year, वो हमको माइनस करना पड़ेगा बिकॉज वो पैसा हमको लास्ट ईयर ही मिल गया था, वो पैसा हमें लास्ट ईयर ही मिल गया था, तो अभी नहीं मिलेगा कैश में. जबकि प्री रिसीव्ड करंट ईयर, इट मींस कैश नेक्स्ट ईयर का अभी से करंट ईयर में मिल गया, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का कैश अभी मिल गया है, तो वो आएगा प्लस होके बिकॉज रोकड़ा आया छे, भले नेक्स्ट ईयर ना छे पण आ वर्षे एडवांस में आया, तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर वो कैश में हमको 1000 मिला, तो वो हम ऐड कर देंगे बिकॉज वी हैव टू सी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाते वक्त कितना कैश का लेन देन हो रहा है, तो उस हिसाब से आउटस्टैंडिंग की प्री रिसीप्ट्स की इफेक्ट्स चेंज कर दी हमने. जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में करते थे उससे विपरीत है, उससे ऑपोजिट है, उससे अलग इफेक्ट है. और क्यों? क्योंकि ये हमें सोचने का कि पैसों का क्या हिसाब किताब है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव टू बाय, वी हैव टू गेट, वो हमको देखने का. ठीक है, तो अब जरा फाइनल अमाउंट लेते हैं. तो 45 में 5000 ऐड किए तो 50 में से 2 माइनस किए 48 में से 3 माइनस किए 45 46. Final amount going in the outer column is 46. और अब ये जो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस जो लास्ट ईयर के थे वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे ऑन द लायबिलिटी साइड. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का था वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा. अमाउंट कितना है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन का? 3000 लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का इट इज 3000 एंड करंट ईयर की बैलेंस शीट का करंट ईयर में जाएगा प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन. ₹1000 will go in the current year's liability side. Then stock of stationery 250 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक था, 500 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है. तो देखो स्टेशनरी ऑलरेडी 1250 की हमने लेके रखी है, ऐसा इनकम एक्सपेंडिचर से कुछ ऊपर से ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी. 1250 का स्टेशनरी ऑलरेडी है. अब ये जो ओपनिंग स्टॉक है 250 का, इट मींस कि ये सामान हमारा पहले से ही लास्ट ईयर का पड़ा था जो हमने करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया. तो क्या हम उसका पैसा देंगे? हम ये 250 का क्या हम पैसा देंगे? वो तो लास्ट ईयर का हम कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, तो उसका तो पैसा नहीं देने का, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा. यहाँ स्टेशनरी में से वो माइनस करना पड़ेगा बिकॉज उसके पैसे मुझे नहीं देने हैं, पैसे ऑलरेडी लास्ट ईयर दे दिया है. तो ओपनिंग स्टॉक हम 250 माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक 250 हम माइनस कर देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 500. इट मींस व्हाट कि हमने ये करंट ईयर में कुछ सामान परचेस किया था स्टेशनरी का, उसी में से 500 रुपए बचे हैं, उसी में से 500 का स्टेशनरी का सामान बचा है जो अब हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट ईयर में. तो अगर करंट ईयर में कुछ सामान परचेस किया होगा उसमें से ये बचा है, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमको प्लस करना पड़ेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक हमें प्लस करना पड़ेगा 500 रुपीज. तो वो एड लेस करके हम अल्टीमेटली अमाउंट लिखेंगे स्टेशनरी की
इन द आउटर कॉलम तो 2500 માંથી 1250 માંથી 250 ગયા એટલે 1000 અને એમાં 500 જોડાયા એટલે 1500 રૂપિયા થશે. इट विल बी 1500 रुपीज. अब ये जो स्टॉक है स्टेशनरी का लास्ट ईयर में चला जाएगा, लास्ट ईयर में स्टॉक चला जाएगा स्टेशनरी का विच इज 250 અને કરંટ ઈયર નો જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે એ કરંટ ઈયર ની બેલેન્સ શીટ માં જતો રહેશે. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ स्टेशनरी दैट इज 500 रुपीज करंट ईयर का है. तो करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में हम ले लेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से माइनस करके स्टेशनरी में लिखने का. ओपनिंग स्टॉक माइनस इसलिए किया क्योंकि लास्ट ईयर में वो पैसा हमने ऑलरेडी भर दिया है, उसी का स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं है. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों किया? सामान कुछ परचेज किया होगा और उसमें से हमने ये स्टॉक बचा है. देन ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर की 200 एंड करंट ईयर की 250. अब बेटा ज़रा अब जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, बेटा बुद्धि चलाओ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बना रहे हैं तो ऑडिट फीस जो लास्ट ईयर की बाकी है तो करंट ईयर में जब आएंगे तो सबसे पहले हमको वो लास्ट ईयर का पैसा भरना पड़ेगा ना. तो लास्ट ईयर का पैसा हमको जो भरना पड़ेगा वो प्लस करना पड़ेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लास्ट ईयर वाળું એ મારે પ્લસ કરવા પડશે. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 रुपीज वो हम प्लस करेंगे. एंड करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने उसके पैसे दिए ही नहीं है. करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है मतलब हमने उसका पैसा रोकड़ा दिया ही नहीं है, देना बाकी है, इसीलिए तो आउटस्टैंडिंग है. तो करंट ईयर वाला हमको माइनस कर देने का, that is 250 rupees. So outer column audit fees 200 रुपया जाए छे. yes, outer column audit fees में 200 rupees जा रहे हैं. now outstanding है last year वाला audit fees तो it's a payment. outstanding audit fees is a liability, इट्स अ पेमेंट. तो लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितनी अमाउंट है? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 200 रुपीज एंड बैलेंस शीट यहां पर जा रही है. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस करंट ईयर નું છે 250 रुपीज. એ અહીંયા કરંટ ઈયરની લાયબિલિટીમાં જતું રહેશે. લાસ્ટ ઈયર વાળું લાસ્ટ ઈયરની બેલેન્સ શીટમાં, કરંટ ઈયર વાળું કરંટ ઈયર લાસ્ટ ઈયરની બેલેન્સ શીટ બને છે એમ સર કેપિટલ ફંડ બનાવવાનું છે. બેટા કેપિટલ ફંડની અમાઉન્ટ નથી એટલે. सैलरी आउटस्टैंडिंग करना से द सेम कंसेप्ट, द सेम लॉजिक. 500 रुपया लास्ट ईयर का करंट ईयर में भरना पड़ेगा और करंट ईयर का 1000 भरा ही नहीं है तो वो अभी हम ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट में उतना रोकड़ा नहीं गया है. तो लास्ट ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे. आउटस्टैंडिंग सैलरी LY लास्ट ईयर वाળું दैट इज 500 वो हम प्लस करेंगे. અને करंट ईयर वाળું आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि उतना पैसा हमने दिया ही नहीं है. यहाँ पर उतना पैसा हमने दिया ही नहीं है. तो सैलरी का टोटल अमाउंट विच आई नीड टू टेक इट इन द आउटर कॉलम. यस बेटा ज़रा कैलकुलेट्स करो. द कैलकुलेट्स करो कितना आएगा. 15750 में से 500 माइनस तो 15250. ओ सॉरी प्लस है, प्लस है तो 16250 અને એમાંથી 1000 માઇનસ કરીશું એટલે 15250. नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की 500 है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा.
₹500 અને करंट ईयर की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 वो करंट ईयर की लायबिलिटीज में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर वाળું करंट ईयर में जैसे 1000 रुपीस। ओके, देन अफिलिएशन फीस पेड इन एडवांस, मतलब करंट ईयर में ही हमने अफिलिएशन फीस का पैसा एडवांस में पे कर दिया। तो करंट ईयर में ही अगर एडवांस में पे किया है तो पैसे तो गए ना, तो वो हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमने करंट ईयर में ही अफिलिएशन का 250 हमने पे कर दिया, सो आउटर कॉलम में 750 जाएगा, आउटर कॉलम 750 जाएगा। हमने करंट ईयर में ही प्रीपेड एक्सपेंस हमने कर दिया था। अब देखो एफिलिएशन फीस लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं था, करंट ईयर का 250 वी हैव पेड इट इन एडवांस, तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगी, करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगी प्रीपेड अफिलिएशन फीस, प्रीपेड अफिलिएशन फीस 250 रुपीज, prepaid affiliation fees 250 rupees, will take it to the balance sheet asset. Then cash on hand is 1250, ये opening cash balance है। बेटा दिमाग की बंटी, दिमाग की घंटी, दिमाग की बंटी सब जगह हो। ओपनिंग कैश बैलेंस कहना से रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये सबसे पहला आइटम है। ओके रुको, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट का वो सबसे पहला आइटम है, तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो हम सबसे पहले लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो हम सबसे पहले लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये સૌથી પહેલા આપણે લખવું પડશે ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ कैश 1250, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 1250, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है तो वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी तो आना चाहिए ना। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ 1250। અને સર કરંટ ઈયર નું ક્યારે આવશે? बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अभी क्लोज करेंगे, करंट ईयर का आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो वो हम यहाँ पर करंट ईयर के एसेट्स में डाल देंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे। ये लास्ट ईयर वाला था इसलिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में गया, और यहाँ पर वी टुक दैट एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो 1250 हमने लिख लिया। देन नया फर्नीचर हमने लिया था 9000 रुपीज का, विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट, 9000 का क्रेडिट पर परचेस किया है नया फर्नीचर। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू फर्नीचर हमने लिया था 9000 का, बट इट वाज ऑन क्रेडिट, उधार पे है। तो उधार पे है मतलब मेरे को उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। सो देर आर क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, हमने जो उधार पर सामान परचेस किया तो देर आर क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। 9000 के हमको उधार पर हमने लिया है तो सीधा हमको क्रेडिटर, हमको पैसा देना पड़ेगा। तो नया फर्नीचर हमने लिखा 9000 का, ठीक है। एंड देन नया फर्नीचर जो हमने लिखा है 9000 का, અને પછી वो क्रेडिट पे था इसलिए देयर इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, देयर इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, तो वो क्रेडिटर्स में हमने ऐड कर देना है, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिटर्स अलग से बता देने। अब उसमें वहां पर ऐसा भी लिखा है कि डेप्रिसिएशन हमने दिया है कुछ 5%, तो यहाँ पर देखो 450 रुपीज ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर में है, अगर 9000 का 5% करेंगे तो 450 रुपीज आएगा। तो यहाँ से वो डेप्रिसिएशन हमको माइनस कर देने का,
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 450 रुपीज हम माइनस कर देंगे, सो आउटर कॉलम विल बी 8550 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमको उसको नहीं बताना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमको उसे नहीं बताना है, ठीक है। तो सम को हमने इंडिविजुअल हर एक आइटम को गो थ्रू कर दिया और उसके बेसिस पर फिर हमने सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड ऑल वो बना दिया। तो बेटा मैं तुमको जरा 5 मिनट दे रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू विथ ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली आइटम एंड आई विल आल्सो गो थ्रू विथ माय सम के दैट ऑल पॉइंट्स आर बीइंग कवर्ड और नॉट। सो 12506 6000 આવી ગયા, 46 આવી ગયા, 7500 आई गया, 4800 रुपया। बेटा मेरा रिसिप्ट साइड तो बराबर है। देन पेमेंट साइड में सैलरी 15250 6, स्टेशनरी 1500 रुपया 6, पोस्टेज ना 806, सुंदरी 4700 6, रिपेयर्स 3600 देयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1800 एक्सपेंस 6, स्विमिंग पूल 2000, अफिलिएशन फीस 750, इलेक्ट्रिसिटी 3250, बिलियर्ड 1250, पीरियोडिकल 1200 बराबर 6, ऑडिट फीस 200 रुपया, ऑडिट फीस 200। देन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की हमने वर्किंग करी थी। देन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स बराबर છે 24,000। तो बेटा मेजोरिटी मारा सोल्यूशन प्रमाणे અહીંયા બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે। एक बार टोटल करी लो, देखो रिसिप्ट्स का ही टोटल ज्यादा रहेगा बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक की कोई बातें नहीं करी हैं, तो कैश बैलेंस ही ज्यादा होगा तो ही हम इतने सारे खर्चा कर सकते हैं। सो अगर मैं टोटल देखूं तो 65500 आ रहा है, तो मैं उसको लिख देता हूं पहले। रिसिप्ट साइड का टोटल है 65500, इतना रोकड़ा आया और कितना रोकड़ा गया उसका अगर मैं देखूं बेटा, मैं एक्सेल पे कर रहा हूं तो मुझे दिख जाएगा 65,300। तो बेटा यहाँ पर बेटा 250 रुपीज के कुछ घपले आ रहे हैं, टोटल में 250 रुपीज का घपले आ रहे हैं, घपले घपले घपले, कोई अमाउंट लिखने में घपले हैं। ओपनिंग बैलेंस तो बराबर सब लिखा है, रिसिप्ट का आ रहा है टोटल 65,550। ओ कोई घपला नहीं बेटा, 65,550 है टोटल, यस यस यस, कोई घपला नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट। सो आपने टोटल करिए, लेट्स डू द टोटल। अगर हम टोटल करेंगे, अरे रुक जा यार, फॉर्मूला डाल दे, सम ओए ऊपर वाला नहीं लिया रे बाबा, 1250 रह गया, 1250, यस। तो दिस इज माय टोटल 65550। कहना से उतना टोटल कैश आया अपने पास, उतना टोटल कैश आया अपने पास 65550। तो वही टोटल हम पेमेंट में भी लिख देंगे, 65550 उतना पेमेंट में भी लिख देंगे। और ये सारे पेमेंट माइनस करो, ये सारे पेमेंट माइनस करोगे तो 250 का तुम्हें मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। मैंने टोटल कर दिया है, टेंशन नहीं है, तुम सारी आइटम्स चेक कर लेना
और तुम्हें ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी तुम्हें मिल जाएगा. विल राइट दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 250. ओके. अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 250 आया वो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे 250 रुपीज़. करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख देंगे हम 250 रुपीज़. अब देखो करंट ईयर का बैलेंस शीट अभी तक टैली नहीं होगा क्योंकि हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को क्लोज करना पड़ेगा. उसमें से कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा. जो कैपिटल फंड आया वो यहाँ पर हम ये बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड देन अवर करंट ईयर्स बैलेंस शीट विल टैली. तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट्स की मैं ज़रा अमाउंट चेक कर लेता हूँ बेटा. स्टेशनरी का स्टॉक 250 है, बिल्डिंग 1 लाख है, स्पोर्ट्स ग्राउंड 1 लाख है, वेरी गुड. इक्विपमेंट 6000, जोरदार जा रहे हो. देन फिक्स डिपॉजिट 8000 है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 है. नहीं, यहाँ पर ये 1250 है. सो टोटल अगर हम करें तो 220 बेटा क्यों ऐसा आ रहा है. 1 लाख 6000 देन 5000 8000. एक चीज लिखना भूल गया हूं मैं. 5000 की एक और आइटम आएगी. कौन सी? देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये 5000 वाला फर्नीचर भी तो था ना. कहाँ गया? ये देखो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये 5000 का फर्नीचर जो हमने प्रॉफिट करके 1000 में बेचा और वो हमने यहाँ पर ये 6000 करके रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया. तो वो 5000 का गए साल का फर्नीचर लिखना भूल गए थे तो लिख डालो. फर्नीचर 5000. अब हम टोटल करते हैं पहले असेट का. 5000 का फर्नीचर था जो लिखना भूल गया हूँ. तुम समझो बेटा इतना बड़ा सम है इधर उधर, इसलिए सॉल्यूशन साथ में रखने का टेंशन ही नहीं, ताकि चेक करके तरत आंसर આપણે વેરીફાઈ કરી લેવાય. આટલું ટોટલ આવે છે અને 8 टोटल 225 500 हम यहाँ लिख देंगे द टोटल. और उसमें से ये 3 आइटम है माइनस करने के लिए. ओ यस ओ यस ओ यस, 3 ही आइटम है माइनस करने के लिए. तो दिस इज दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस दिस एंड दिस. सो 221800 दैट इज माय कैपिटल फंड. और ये हमने ढूंढा बाय बैलेंसिंग फिगर. वी फाउंड दैट विद द बैलेंसिंग फिगर. तो ए इम्पोर्टेंट है. सो कैपिटल फंड ये जो आया वो आया मेरा बैलेंसिंग फिगर, वो हमको ऐसे दिखाने का. एंड वो अब हम यहाँ कैपिटल फंड में लिख देंगे 221800 221800. और उसमें ये 18000 ये जो सरप्लस है वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से प्लस करेंगे तो 239800 आएगा. 239800. પછી આઈટમ વેરીફાઈ કરી લઉં. 9000 1000 1000 અને 250. ચલો આ તો બરાબર છે. આ બાજુવાળું જોઈ લઈએ. 97500 1 લાખ 9000 8000 देन 8550 25000 2000 500 250 250. अरे बराबर है यार, गजब्स. तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कोई आइटम छूटी नहीं है. टोटल आ रहा है 251050. द टोटल आई एम गेटिंग 251050. अपने बैलेंस शीट का टोटल 251050. एंड वो हम कंफर्म भी कर ले रहे हैं. मैंने तो कर लिया, एक बार और कंफर्म कर ले रहा हूँ. 250010. बेटा नीचे मेरे को टोटल दिख जाता है, मिल जाता है. एक्सेल पे काम कर रहे हैं ना. 251050. यस, बोथ द साइड टैलीड. फर्नीचर वाला ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भूल गया था, वो मैंने 5000 वाला लिख दिया.
અને અહીંયા તમે જોશો તો ઇટ્સ देयर फर्नीचर 5000 लास्ट ईयर की बैलेंस शीट 1000 का प्रॉफिट किया तो 6000 रुपया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड ऑल। देन करंट ईयर्स की बैलेंस शीट भी इस तरह से हमने ड्रॉप कर दी है। बट विद दैट वी कंप्लीट द चैप्टर फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। बाकी के जो एक्स्ट्रा सम्स है तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन ये 3 सम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स वर्किंग करके वो तुमको बोलेंगे कि फाइंड आउट करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा एंड दे विल से फाइंड आउट व्हाट अमाउंट विल गो इन रिसिप्ट पेमेंट। इसके प्रीवियस वाले सब में इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट जाएगी वो ढूंढो। ऐसे MCQ 100% आएंगे, तो ये प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एकदम अच्छी तरह से कूलली कामली you write your test, all the best, and I know you're gonna score fantastic. I completely trust you. Bye. Jai Shri Krishna.